हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्टर चैप्टर और डायरेक्टर चैप्टर की 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं उसका 2/3 रिटायर हो सकता है। मतलब कितने डायरेक्टर्स एक एनुअल जनरल मीटिंग में मैक्सिमम रिटायर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2/3 रिटायर हो सकता है ऑफ टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर्स। क्लियर है ये चीज? बट 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना मैंडेटरी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम 2/3 काउंट करते हैं बच्चों, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम हमेशा नेक्स्ट में राउंड फिगर करते हैं, और अगर 1/3 फ्रैक्शन में है तो फिर वो मैथ्स का फॉर्मूला चलता है। 0.5 से ऊपर है तो नेक्स्ट वाला, 0.5 से नीचे है तो नीचे वाला। देन इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो रिटायरमेंट की वजह से वैकेंसी होती है, कंपनी उसको फिल करेगी उसी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, चाहे से रिटायरिंग को रीअपॉइंट करे, चाहे से किसी नए को अपॉइंट करे, और चाहे से कंपनी रिजोल्यूशन पास करे कि भैया मेरे को तो वैकेंसी फिल ही नहीं कर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर कंपनी ने उस मीटिंग के अंदर कुछ भी नहीं किया, ना तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट किया, ना किसी नए बंदे को अपॉइंट किया, ना ही रिजोल्यूशन पास किया कि मुझे वैकेंसी फिल नहीं करनी, तो उस केस में मीटिंग एडजर्न्ड हो जाती है फॉर द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम डे, सेम प्लेस। और उस एडजर्न मीटिंग के अंदर कंपनी को अब 3 में से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो वो वैकेंसी फिल करे, नया अपॉइंट कर ले, या किसी रिटायरिंग जो रिटायर हुआ है उसको रीअपॉइंट कर ले, या फिर कंपनी बोल देना कि मुझे वैकेंसी फिल ही नहीं करनी। कुछ तो करे। चुप है कंपनी, मीटिंग एडजर्न हो गई, एडजर्न में भी चुप है, तो जो रिटायर हुआ उसे बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड मान लिया जाता है। लेकिन फिर मैंने आपको 3 ऐसे केस बताए थे जिसमें बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड भी नहीं माना जाता। एक तो मैंने आपको बोला था, अगर वो खुद अनविलिंगनेस शो कर देता है कि मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, या फिर वो उसके रीअपॉइंटमेंट के लिए वोटिंग हुई और वो हार गया, या फिर डिस्क्वालीफाई हो चुका है सेक्शन 164 के अंदर, तो फिर बच्चे उन केसेस के अंदर वो रीअपॉइंट नहीं होता, डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होता रिटायरिंग डायरेक्टर। और उस केस में कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देते कि हम तो वैकेंसी फिल नहीं कर पाए, ना ओरिजिनल मीटिंग में ना एडजर्न मीटिंग में, प्लीज आप फिल करें। और तब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये पढ़ चुके थे बच्चों। मैंने आपको ये भी बताया था यहां पर कि ये जो पूरा रिटायरमेंट वाला प्रोविजन है, ये उन गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जिन कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 100% होती है। नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51 है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी कंपनी जिसके अंदर पूरे के पूरे शेयर्स गवर्नमेंट ने होल्ड किए हैं, चाहे से सेंट्रल ने, चाहे से स्टेट ने, चाहे दोनों ने मिलकर, किसी गवर्नमेंट ने होल्ड की है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होता पूरा। और अगर ऐसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। ये एग्जांपल से मैंने आपको सॉल्व करवाया था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाए थे जो आए हुए। बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होते, और वो ये डायरेक्टर होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होते। ये जो क्वेश्चन जून 2019 में आया था, मैंने बताया था इस क्वेश्चन में गलती थी। इस क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन 2019 में आया था तब लड़ाइयां भी हुई थी। मतलब लड़ाई का कहने का मतलब बड़ा अपोज किया गया था कि सीएम ने गलत दे दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर तो रिटायरमेंट बाय रोटेशन होते हैं। उन्होंने नॉट लिख दिया था इसके अंदर। अरे बात समझ में, वो गलती हो गई थी इनसे, पर मार्क्स दिए थे, सबको दिए गए थे मार्क्स। अब हम आगे चलते हैं, आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट मेरे से ये बोलता है, बोला सर आपने ये जो मुझे टॉपिक पढ़ाया, आपने जो अभी तक टॉपिक पढ़ाया रिटायरमेंट बाय रोटेशन, आपने बोला
कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर का 2/3 रिटायर हो सकता है। मुझे समझ में आ गई सर बात। और 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना चाहिए, ये समझ में आ गई सर बात। उसके बाद में सर आपने ये बोला कि कंपनी उस वैकेंसी को फिल करेगी, या तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट करेगी या किसी नए बंदे को अपॉइंट करेगी। सर यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सर ये बताइए आप कि अगर कंपनी किसी नए बंदे को अपॉइंट करेगी, न्यू पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अगर कंपनी किसी नए बंदे को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना चाहती है, जो रिटायर हो रहा है उसे अपॉइंट नहीं करना चाहती, किसी नए बंदे को, तो सर मुझे ये पूछना है कि क्या कोई पर्सन अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है और उसे ऐसा पता लग जाए कि यार फलानी कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, वहां पर 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, तो क्यों ना जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो वो अपना नॉमिनेशन देकर आ जाए, पहले से वो कैंडिडेचर देकर आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको इस पूरे को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़े प्यार से और आराम से समझना है बच्चों। एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड। वो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है 15 सितंबर 2022। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ओके सर, ये जो भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड अपनी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है बच्चों, उस एजीएम के अंदर कंपनी अपने पुराने डायरेक्टर अक्षय कुमार साहब को रिटायर कर देगी। रिटायरमेंट बाई रोटेशन, 2/3 रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना चाहिए। अक्षय कुमार जी इस 1/3 के अंदर आ रहे, तो अक्षय कुमार जी भूल भुलैया कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन अब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो रिटायर हो जाएंगे। स्टूडेंट बोला सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, और सर हमें ये भी समझ में आ गया कि उस एजीएम के अंदर वैकेंसी भी फिल होगी, कंपनी चाहे तो इनको रीअपॉइंट कर ले या इनकी जगह किसी नए को अपॉइंट कर ले। ठीक है, ये है कार्तिक आर्यन साहब। इनको पता चला भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है और उसमें अपने डायरेक्टर अक्षय कुमार को रिटायर करेगी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं उस कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हो जाऊं। तो ये भूल भुलैया कंपनी को, किसको? भूल भुलैया कंपनी को अपना कैंडिडेचर देना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो रहा है डायरेक्टर, उसकी जगह मुझे अपॉइंट कर लो। पहली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। अगर कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होना चाहता है और उसे पता है एजीएम में फलाना बंदा रिटायर हो रहा है, तो फिर वो कंपनी को नोटिस दे सकता है जिसमें वो अपना इंटेंशन बताएगा कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं आपकी कंपनी में डायरेक्टर, जब एजीएम में इस डायरेक्टर को आप रिटायर करोगे कर दीजिएगा, मुझे अपॉइंट कर लीजिए। तो कार्तिक आर्यन साहब को लगा कि मुझे अपॉइंट होना चाहिए, तो उन्होंने भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड को नोटिस दे दिया। क्या दे दिया? नोटिस दे दिया। किस बात का? अपने इंटेंशन का। क्या लिखा उसके अंदर? कि मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होना चाहता हूं। सर कितने दिन पहले देगा? जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके कम से कम एट लीस्ट 14 डेज बिफोर, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देगा कोई भी पर्सन अगर वो कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होना चाहता है। तो जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके कम से कम 14 डेज पहले। इसने दिया 31 अगस्त को, हाँ तो 14 डेज पहले है, वैलिड नोटिस है, सही दिया। तो स्टूडेंट बोलता है सर अब तक की बात मुझको ये समझ में आई है कि अगर किसी एजीएम के अंदर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है और कोई दूसरा बंदा, नया बंदा कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होना चाहता है, हो सकता है वो अपना इंटेंशन बताने के लिए नोटिस दे सकता है कंपनी को कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं। वो नोटिस उसे मीटिंग शुरू होने के
कम से कम 14 डेज पहले देना पड़ेगा, 14 दिन पहले देना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, जब ये 14 डेज पहले नोटिस देगा कार्तिक आर्यन, तो सर क्या इसको कोई फीस भी देनी पड़ती है? हाँ जी, डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मतलब जब ये 14 डेज पहले नोटिस देगा कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता हूं, तो साथ में 1 लाख देगा। सर क्यों देगा? अरे इसलिए देगा बच्चे, क्योंकि अब कंपनी ना इसके नाम के ऊपर डिस्कस करेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसे डायरेक्टर बनाए कि नहीं बनाए। जनरल मीटिंग में मेंबर से पूछा जा रहा है कि भैया इसको बनाए कि नहीं बनाए। टाइम खर्च हो रहा है ना, इसलिए 1 लाख रुपया लिया जाता है और वो सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि उसे रिफंड करते हैं कि नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक मुझे समझ में आया कि अगर जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट होना चाहता है, हो सकता है उसके लिए उसे नोटिस देना पड़ेगा, अपने इंटेंशन का कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा और 1 लाख रुपया सर डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि रिटर्नेबल होता है। कब कौन सी सिचुएशन में होता है वो मैं समझाऊंगा, कब रिटर्न हो जाता है 1 लाख रुपया, कब रिटर्न नहीं होता वो समझाऊंगा। मेरे से स्टूडेंट ने बोला सर एक बात बताइए, अगर कार्तिक आर्यन खुद नहीं देना चाहता अपना नाम, लेकिन कंपनी का कोई मेंबर है वो नॉमिनेट करना चाहता है किसी का भी नाम, कार्तिक आर्यन का, फलाने का, ढीकने का, किसी का भी नाम, क्या मेंबर, आपने बोला जो बंदा अपॉइंट होना चाहता है डायरेक्टर मतलब कार्तिक आर्यन, वो खुद अपना नाम दे सकता है। मैं बोल रहा हूं अगर वो ना देना चाहता हो, कोई मेंबर किसी का नाम रिकमेंड करना चाहता, कर सकता है, मेंबर भी कर सकता है या वो बंदा खुद भी कर सकता है। दोनों ही केसेस में 14 डेज पहले नोटिस दिया जाएगा, 1 लाख रुपया डिपॉजिट होगा। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन एक डाउट है सर। मैंने कहा बताओ क्या डाउट है? बोला सर ये डाउट है कि हमने सीएमए इंटर में भी कंपनी लॉ पढ़ी है और सर हमने उसमें ये पढ़ा है कि जो जनरल मीटिंग है उसका नोटिस 21 दिन पहले चला जाता है। तो जब 21 दिन पहले भूल भुलैया कंपनी ने मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस दिया होगा जनरल मीटिंग का अपने मेंबर्स को, और उसमें लिखा होगा कि अक्षय कुमार जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह हम उन्हीं को ही रीअपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अब कार्तिक आर्यन का नोटिस आ गया, ये मीटिंग का नोटिस तो हमने दे दिया मेंबर्स को, अब कार्तिक आर्यन का 14 दिन पहले नोटिस आ गया, वो बोल रहा है कि उनकी जगह मुझे अपॉइंट कर लेना। अब हमें इसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी मेंबर्स के साथ। क्या आपको नहीं लगता मेंबर्स को बता देना चाहिए कि भैया हमने जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखा था कि अक्षय कुमार रिटायर होंगे, हम उन्हें रीअपॉइंट कर लेंगे, पर अब हमारा थोड़ा सा मन चेंज हो गया है क्योंकि हमारे पास कार्तिक आर्यन का नोटिस आया है, तो अब हम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कार्तिक आर्यन को अपॉइंट कर लें क्या इनकी जगह पर। क्या मेंबर्स को ये बात बतानी चाहिए इस भूल भुलैया कंपनी को? बतानी तो चाहिए सर, बतानी तो चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले जो मीटिंग का नोटिस दिया उसमें तो बोला इन्हीं को रीअपॉइंट कर लेंगे, जबकि अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है, तो बतानी तो चाहिए मेंबर्स को, जिससे मेंबर घर पे बैठ के आराम से प्रिपेयर हो कि भैया मीटिंग में जाकर हमें क्या बोलना है, कि अक्षय कुमार को ही रीअपॉइंट करो या कार्तिक आर्यन को अपॉइंट कर लो, बोलना क्या है, प्रिपेयर तो होके आएगा ना मेंबर। इसलिए जब भी अगर कोई बंदा अपने इंटेंशन का नोटिस देता है कंपनी को, जो कि उसे 14 डेज पहले देना पड़ता है, 1000 रुपया लाख रुपया डिपॉजिट अमाउंट के साथ, तो कंपनी वो नोटिस जो इनके थ्रू आया है नोटिस, उसको भी मेंबर्स को भेजती है, जिससे मेंबर्स को पता चले कि मीटिंग में हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसे अपॉइंट करें कि नहीं करें। स्टूडेंट बोलता है सर समझा में आता, मैं पूरी कहानी जो समझाऊं मैं दोबारा बता देता हूं कि कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल रिटायरिंग का 2/3 रिटायर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन 2/3 का 1/3 करना पड़ता है, जबरदस्ती है, मिनिमम है, ये करना ही पड़े। और सर जो वैकेंसी हुई है उसको रिटायरिंग को रीअपॉइंट कर लो या नए को अपॉइंट कर लो, अगर कोई बंदा अपॉइंट होना चाहता है तो वो अपना इंटेंशन का नोटिस कंपनी को देगा, कम से कम 14 डेज पहले देगा, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट अमाउंट देगा। सो गॉट इट। फिर उसके बाद में अगर वो खुद नहीं देना चाहता तो कोई मेंबर भी नॉमिनेट कर सकता है नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे।
सर देन उसके बाद में मुझे एक बात और समझ में आ रही है आपकी, और वो ये बात समझ में आ रही है कि ये जो इसके इंटेंशन का नोटिस कंपनी के पास में आया है, कंपनी वो नोटिस मेंबर्स को भेजेगी। हालांकि वो पहले जनरल मीटिंग का नोटिस भेज चुकी है, उसमें उसने लिखा था अक्षय कुमार को हम रीअपॉइंट कर लेंगे, बट अब सिनेरियो चेंज हो गया, तो अब कंपनी भेजेगी कितने दिन पहले? मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले। तो स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे आपकी पूरी समझ में आ चुकी है, पूरी समझ में आ गई कि मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले कंपनी, भूल भुलैया कंपनी अपने मेंबर्स को एक नोटिस भेजेगी जिसमें वो ये लिखेगी कि हमने आपको एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा था 21 दिन पहले, उसमें हमने लिख दिया था कि हम इसको रीअपॉइंट कर लेंगे अक्षय कुमार को, पर 14 डेज पहले कार्तिक आर्यन का नोटिस आया, वो अपॉइंट होना चाहता है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर मीटिंग में आपने बोला कार्तिक आर्यन को कर लो, तो हम अक्षय को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, इसको अपॉइंट कर लेंगे। उसके लिए हम नोटिस दे रहे हैं मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले। आ रही है मेरी बात समझ में? और अगर कंपनी 7 दिन पहले नोटिस नहीं दे पा रही है किसी वजह से, तो वो ईमेल भी कर सकती है, या फिर अगर वो चाहे तो वेबसाइट पर पब्लिश भी कर सकती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकती है। कोशिश करेगी कि पर्सनली नोटिस भेज दे सबको, पॉसिबल नहीं है तो ईमेल कर दे या वेबसाइट पे पब्लिश कर दे, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की पूरी बात मुझे समझ में आ गई। भूल भुलैया कंपनी सर 15 सितंबर को एजीएम कर रही थी, तो नोटिस दे दिया, नोटिस सेंट, लेकिन फिर उसके बाद में 14 डेज पहले कार्तिक आर्यन का नोटिस आया कि मुझे अपॉइंट कर लो, 1 लाख रुपया उसने साथ में दिया, तो हमने मीटिंग के 7 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस दे दिया इस बात का। अब सर आज एजीएम हो रही है, हाँ तो वोटिंग करवा लो कि भैया कार्तिक आर्यन को अपॉइंट करना है कि नहीं करना। अगर वो वोटिंग में जीत गया, अगर लोगों ने बोला हाँ कार्तिक आर्यन को अपॉइंट कर लो एज डायरेक्टर, तो वो अपॉइंट हो जाएगा और उसका 1 लाख रुपया उसे रिफंड हो जाएगा। पर सर सोचिए वोटिंग हुई और उसमें कार्तिक आर्यन हार गया, क्या तो वो डायरेक्टर तो नहीं बनेगा? क्या उसका 1 लाख रुपया डूब गया? अगर वोटिंग हुई वो जीत गया तो 1 लाख रुपया रिफंड हो जाएगा। अगर वोटिंग हुई और 1 लाख रुपया, वोटिंग हुई और वो हार गया, तब भी उसको 1 लाख रुपया उसका वापस हो जाएगा, अगर उसके फेवर में मोर देन 25% वोट्स आए थे। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें देखिए कितने वोट आए हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई, वोटिंग कराई गई, कार्तिक आर्यन को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करें कि नहीं करें, लेकिन वो वोटिंग में हार गया, हालांकि उसको 37% वोट मिले। ठीक है वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, बट 1 लाख रुपया रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 25% वोट्स आना जरूरी था, जो आ गए। स्टूडेंट बोलता है सर पूरा समझ में आ गया, ये जो आपने मेरे को समझाया है ना, एक एक चीज आपने यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए कि अगर कोई बंदा रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा कोई बंदा अपॉइंट होना चाहता है, तो वो नोटिस देगा, कम से कम 14 डेज पहले देगा, 1 लाख रुपया साथ में देगा। मेंबर अगर नॉमिनेट करना चाहता है तो मेंबर भी नाम नॉमिनेट कर सकता है, 1 लाख रुपया उसको रिफंड हो जाएगा अगर वो जीत गया, वोटिंग में जीत गया, और अगर नहीं भी जीता लेकिन वोट मोर देन 25% उसके फेवर में आ गए, तो यहां तक की बात समझ में आ चुकी है सर। लेकिन सर एक बात बताइए, सर हमने सुना है और आप हमें इस लास्ट वाले स्टडी नोट में पढ़ाओगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ाओगे सेक्शन सी के अंदर, कि कंपनीज के अंदर एक कमिटी होती है जिसका नाम होता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। सर आप बोल रहे हो अगर कोई भी बंदा डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है, नोटिस देगा, 1 लाख रुपया जमा कराएगा, अगर हार गया और 25% से भी कम वोट आए तो 1 लाख डूब गया उसका। सर ये छोड़ो, आप ये बताओ, अगर अगर डायरेक्टर का नाम, जो नया बंदा जिसको अपॉइंट करना है, जैसे कार्तिक आर्यन, अगर उसका नाम इस कमिटी ने रिकमेंड किया होता, तो भैया उसको 1 लाख रुपया जमा नहीं कराना पड़ता और ना ही इतनी माथापच्ची होती, उसे अपॉइंट कर लेते, क्योंकि कंपनी की कमिटी रिकमेंड कर रही है उसका नाम,
नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो सोच समझ के कर रही होगी, तो फिर उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक कि मेरे को पूरी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब एक छोटा सा डाउट है। मैंने बोला बताओ। बोला सर ये जो पूरी झेलम आपने यहाँ तक की मुझको सुनाई है सेक्शन 160 कि रिटायरिंग के अलावा किसी नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हो एज डायरेक्टर, और वो ये सब नोटिस वोटिस दे रहा है, 1 लाख रुपए जमा करा रहा है, क्या सर ये सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है? नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो सिर्फ पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी। क्योंकि देखिए ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसने 100% शेयर कैपिटल खुद ने होल्ड करी है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी सब्सिडरी पे एप्लीकेबल नहीं होता, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, और ऐसी कोई कंपनी जो रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करवाती है, सेक्शन 110 मीटिंग चैप्टर आपने पढ़ा है सीएमए इंटर के अंदर, पोस्टल बैलेट ऐसे है ना, तो उसके ऊपर भी नहीं होता। तो इन कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन 160 एप्लीकेबल ही नहीं होता। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहाँ तक की पूरी बात आपकी समझ चुका हूँ, जो आपने समझाई है, एग्जाम्पल भी समझ गया हूँ, अब सर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर समझा दिया, मैंने आपको अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर समझा दिया, उसके अलावा मैंने आपको रिटायरमेंट बाई रोटेशन पढ़ा दिया, और जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट होना चाहता है तो क्या कंडीशंस होंगी वो बता दी। उन सबसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आज तक आए हैं जून 2017 तक, क्योंकि उससे पहले कोर्स बदल गया था, कोर्स अलग था और बाद में कोर्स बदल गया, तो जो हमारा कोर्स है तब से जितने क्वेश्चंस आए वो सभी क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुका हूं आपको टॉपिक वाइज। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे बच्चों, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है, एक्चुअल नाम मैं पहले बता देता हूं, उसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड रिजोल्यूशन ओनली। स्टूडेंट बोलता है सर ये क्या टॉपिक है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। आपने लिख दिया कि सेक्शन 161 के अंदर डायरेक्टर्स को बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट करेंगे, क्या मतलब है? ध्यान करो बच्चों, जब मैंने आपको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या लिखवाया था कि फर्स्ट के अलावा बाकी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, मेंबर्स के सामने अपॉइंट होते हैं। आपने बोला हाँ सर, फर्स्ट के अलावा बाकी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में अपॉइंट, वो सभी जनरल मीटिंग में होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर देते हैं। देखो इतना तो मानते हो ना कि जनरल मीटिंग करना थोड़ा सा बड़ा काम होता है, पहले सभी मेंबर्स को नोटिस दो 21 दिन पहले, फिर जनरल मीटिंग का पूरा सजावट करो, टेंट वेंट बिठाओ, खाना नाश्ता वाला बिठाओ, प्रैक्टिकल बात है ये, तो झूठ नहीं है इसमें कुछ, इतना लंबा चौड़ा शादी ब्याह टाइप सा हो जाता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग का तो छोटा सा काम, अच्छा उसमें जनरल मीटिंग में ये भी रहता है मेंबर्स हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे कि नहीं करेंगे। बोर्ड मीटिंग में तो रहता है कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, टोटल मैक्सिमम कितने डायरेक्टर है? 15। कोई बहुत ही कंपनी कम होती है जो 15 डायरेक्टर रखती है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 डायरेक्टर रखती है ज्यादातर कंपनी। 6-7 डायरेक्टर आएंगे, एक कमरे में चुपचाप बैठ जाएंगे, उनके लिए चाय पानी नाश्ता लगा देंगे, वो डिस्कस कर लेंगे हाँ, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो नॉर्मली फर्स्ट के अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं बच्चों जो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाते हैं, और ऐसे 4 डायरेक्टर होते हैं, जिनमें से एक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, नॉमिनी डायरेक्टर, कि जब भी कोई कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एक बंदा नॉमिनेट कर देती है एज डायरेक्टर। उसका काम होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, वो पूरा मैं समझा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये नॉमिनी डायरेक्टर समझा दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 ऐसे डायरेक्टर की जिनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर लेते हैं। बस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं।
आ रही है मेरी बात समझ में? सर ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं जिनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर लिया जाता है? एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है मैं पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि सेक्शन 161 के अंदर चार ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से हम एक पढ़ चुके, चार ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर लिया जाता है, उनके लिए जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाती, जरूरत नहीं पड़ती, बस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करते हैं, मतलब कंपनी के एओए में लिखा हो कि हाँ कंपनी ऐसा कर सकती है। सर अगर कंपनी के एओए में नहीं लिखा है तो पहले एओए को चेंज कर लो, ऑल्टर कर लो, उसमें लिख लो कि कंपनी सेक्शन 161 के अंदर चार जो डायरेक्टर हैं कौन कौन से, मैं बताऊंगा समझाऊंगा एक एक डिटेल में चीज, उनको कंपनी अपॉइंट कर सकती है। और ये दोनों बातें बच्चे मैंने यहां पर लिख दी है। एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, alternate director 161 subsection 2, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन 4 और नॉमिनी डायरेक्टर जिसको हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 161 सबसेक्शन 3। ये चार ऐसे डायरेक्टर है जिनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं, मेंबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, बस एओए ऑथोराइज कर रहा है। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी ये जो बात है इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया, आ गया है मुझे समझ में, लेकिन अब नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है वो तो आप बता चुके हो मेरे को बहुत डिटेल में, बस सर आप ये बता दो एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, और कैजुअल वैकेंसी के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो होता क्या है, मतलब क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, और क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, वो पूरा समझा देता हूँ, क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्या वजह होती है, सब समझ में आ जाएगा। एक कहानी सुन लो, बड़ी प्यारी कहानी सुनाने वाला। एक कंपनी है बच्चों और उस कंपनी का नाम है त्रिमूर्ति, कंपनी का नाम है त्रिमूर्ति, सुंदरता की पहचान, ठीक है जी। उस कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं और 11 के 11 डायरेक्टर्स के पास में बहुत सारा काम अभी है, मतलब वो उनमें से कोई एक सिंगल डायरेक्टर भी ऐसा नहीं है जो फ्री बैठा हो, 11 के 11 जो डायरेक्टर्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं अपने काम को लेकर, क्लियर है। अब हुआ क्या, इस त्रिमूर्ति कंपनी के पास में कोई एक एडिशनल काम आया, किसी क्लाइंट, कोई क्लाइंट आया, कोई ग्राहक आया, बोले साहब मेरे को ये काम करवाना है। अब कंपनी सोचे कि यार देखो ग्राहक आया है, ग्राहक को वापस तो नहीं भेजना मेरे को, लेकिन इस काम को करेगा कौन, मेरी जो कंपनी के सब डायरेक्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उनके पास ऑलरेडी काम है, उनके पास तो वक्त नहीं है बिल्कुल भी, वो तो पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक आया है, ग्राहक को जाने भी नहीं देना क्योंकि मेरे पास में एक एडिशनल वर्क आ गया है। तो उसके लिए, उस एडिशनल वर्क को करने के लिए कंपनी ने सोचा कि राजपाल यादव जी को अपॉइंट कर लेते हैं एज डायरेक्टर, राजपाल यादव जी को अपॉइंट कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कंपनी के अंदर है डायरेक्टर्स ऑलरेडी, और जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लेकिन कंपनी के पास में एक्स्ट्रा काम आया है, कंपनी उस काम को एडिशनल काम आया, कंपनी जाने नहीं देना चाहती, तो कंपनी ने सोचा इस एडिशनल वर्क के लिए कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाए। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझको समझ में आ, राजपाल यादव जी बोले कि साहब मेरे को कर लो आप एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट, तो कंपनी बोली कि राजपाल यादव जी हम आपको अपॉइंट कर लेते अपनी कंपनी में एज एडिशनल डायरेक्टर, ये जो एडिशनल काम आया है इसके लिए हम आपको एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत एक ये है कि आपको याद हो राजपाल यादव जी, आप हमारी कंपनी में पहले भी आए थे डायरेक्टर बनने को, सिंपल डायरेक्टर बनने को आए थे, सिंपल, एडिशनल नहीं, सिंपल डायरेक्टर बनने को आए थे, उस वक्त आपको रिजेक्ट कर दिया था,
और हमारा कानून ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन डायरेक्ट नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था उस कंपनी में, तो वो सेम कंपनी में एडिशनल भी नहीं बन सकता, फ्यूचर में एडिशनल भी नहीं बन सकता, कानून मना करता है। वरना राजपाल यादव जी अब आप नहीं बन पाओगे एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि आपको हमने पहले नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करने पर रिजेक्ट कर दिया था, वरना हम कर लेते। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की कहानी मुझे समझ में आ गई कि त्रिमूर्ति नाम की एक कंपनी है, टोटल 11 डायरेक्टर है, सबके सब भरे पड़े कामों में। अब कंपनी के पास एडिशनल वर्क आया है, बट कंपनी के डायरेक्टर्स फ्री नहीं है, तो कंपनी को कोई एक एडिशनल डायरेक्टर चाहिए इस एडिशनल वर्क को करने के लिए। राजपाल यादव जी को अपॉइंट करने की सोच रहे थे, बट क्योंकि वो पहले कभी आए थे नॉर्मल डायरेक्टर बनने को, उनको तब रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जो बंदा कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए रिजेक्ट हो चुका है उसे तो एडिशनल बनाओ मत साहब, लो मना करता है। तो कंपनी पहुंची परेश रावल जी के पास, और कंपनी परेश रावल जी के पास में जाकर बोली कि परेश रावल जी आप हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाओ एडिशनल डायरेक्टर। परेश रावल जी बोले कि त्रिमूर्ति कंपनी मैं हो जाऊंगा आपकी कंपनी में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, लेकिन आप ना पहले ये चेक करो कि क्या आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि नहीं कि आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रिजोल्यूशन। परेश रावल जी बोले मैं हो जाऊंगा कंपनी में अपॉइंट, पहले आप अपनी एओए को चेक तो कर लो कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड है कि नहीं है। त्रिमूर्ति कंपनी ने अपने एओए को चेक किया और पता चला कि त्रिमूर्ति कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड नहीं करता, उसमें नहीं लिखा हुआ कि ये डायरेक्टर, ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस वजह से त्रिमूर्ति ने पहले अपने एओए को चेंज करा, उसमें लिखा कि हमारी कंपनी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, और उसके बाद में परेश रावल जी को अपॉइंट किया गया, इस एडिशनल काम के लिए अपॉइंट किया गया, एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। स्टूडेंट बोलता है सर इसका मतलब एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया जाता है, कौन होता है? जब भी किसी कंपनी के पास कोई एडिशनल काम आता है और उसके अंदर ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, वो उस एडिशनल काम को नहीं कर सकते, तो कंपनी उस एडिशनल वर्क के लिए एक नया एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है। क्वेश्चन आता है कि सर ये एडिशनल डायरेक्टर कब तक अपॉइंट रहेगा? कंपनी ने इसको अपॉइंट तो कर लिया, कब तक अपॉइंट रहेगा? ये जब अपॉइंट हुआ है ना, अपॉइंट होने के बाद कंपनी की जो एजीएम होगी तब तक। सर अगर सपोज करो कि त्रिमूर्ति कंपनी ने परेश रावल जी को अपॉइंट किया 10th of सितंबर को, और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है 20th सितंबर को, तो हाँ सिर्फ इतने दिन के लिए अपॉइंट रहे। अपॉइंट होने के बाद में जो नेक्स्ट एजीएम आ रही है ना, तब तक के लिए अपॉइंट रहे, चाहे से वो नेक्स्ट एजीएम 2 घंटे बाद में है, चाहे से वो 10 महीने बाद में है, चाहे से वो 1 महीने बाद में, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए अपॉइंट रहेगा एडिशनल डायरेक्टर, बात खत्म। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, आपने जो पढ़ा है, आपने जो बोला ना, वो एक एक बात समझ गया कि कंपनी जो है वो एडिशनल वर्क के लिए एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेती है, और अगर कोई बंदा नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए फेल हो चुका है तो फिर उसे एडिशनल नहीं बना सकते, और वो नेक्स्ट एजीएम तक अपॉइंट रहता है। सर मैं समझ गया, लेकिन एक क्वेश्चन, सपोज करो सर त्रिमूर्ति कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग करी ही नहीं तो? अरे मैंने कहा इस थोड़ी होता है, हर कंपनी को एजीएम करनी पड़ती है। बोला सर नहीं करी तो? आप तो बोल रहे हो कि परेश रावल जी एडिशनल डायरेक्टर तब तक रहेगा जब उनके अपॉइंटमेंट के बाद में नेक्स्ट एजीएम में, उस दिन तक, और उस एजीएम में वो हट जाएंगे। लेकिन सर सपोज कीजिए कि अगर एजीएम हुई नहीं तो? अगर भैया नहीं हुई ना, तो होनी तो चाहिए थी ना, तो जिस दिन हो जानी चाहिए थी। सर हमें कैसे पता चलेगा किस दिन हो जानी चाहिए थी? सीएमए इंटर नहीं पढ़ के आए, नहीं पता कि हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 6 महीने के अंदर करनी पड़ती है, हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर तक करनी ही पड़ती है, फिक्स है ये डेट। तो इससे पहले अगर एजीएम हो गई थी तो परेश रावल जी उस दिन हट जाएंगे, अगर एजीएम हुई नहीं थी तो इस दिन हट जाएंगे, क्योंकि इस दिन एजीएम हो जानी चाहिए।
स्टूडेंट बोलता है सर पूरा समझ गया हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दो एडिशनल डायरेक्टर से रिलेटेड। अ पर्सन हु ये 2019 में था, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज, ये पढ़ाया था। अगर कोई बंदा जनरल मीटिंग में नॉर्मल डायरेक्टर बनने से फेल हो नहीं हो पाया तो वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई, आपने सेक्शन 161 पढ़ाना स्टार्ट किया था, आप बोल रहे थे कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो डायरेक्टर है वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें आपने एक मुझे एडिशन एओए ऑथराइज करना जरूरी है सबके लिए, चाहे से एडिशनल डायरेक्टर, चाहे से ऑल्टरनेट, चाहे से नॉमिनी, चाहे से कैजुअल वैकेंसी, हर के लिए एओए का ऑथराइज होना कंपलसरी है। अगर एओए ऑथराइज नहीं है तो पहले एओए में लिखना पड़ेगा, पहले एओए चेंज करना पड़ेगा, फिर आप अपॉइंट करोगे बोर्ड मीटिंग। स्टूडेंट बोलता है सर बिल्कुल समझ में आ गया एडिशनल डायरेक्टर। अब हम चलेंगे सर अपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर पर। अब इसको और समझा दो सर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को मजा आ जाए। बच्चों ऑल्टरनेट डायरेक्टर पढ़ा देता हूं, लेकिन क्या है ना कि आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। स्टूडेंट बोला ठीक है सर, कहानी सुनेंगे, आपने जैसी कहानी अभी सुनाई वैसी एक और सुनाओ। रिलायंस नाम की एक कंपनी है बच्चों, उसके रिलायंस कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी जी उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉर्मल डायरेक्टर, जरूरी नहीं है आपको इंडिपेंडेंट मानना है। मैंने इंडिपेंडेंट किसी वजह से लिया है एग्जाम्पल में, वो वजह आपको बाद में पता लगेगी। अगर आप नॉर्मल डायरेक्टर मान के चलेंगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो रिलायंस नाम की एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी साहब, सब जानते हैं। लेकिन वो लगातार कंटिन्यूअस लगातार 3 महीने से इंडिया से बाहर है। रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? इंडिया। और ये उसके डायरेक्टर और लगातार 3 महीने से इंडिया से बाहर है। तो ऐसे केस में हमारा कंपनी लॉ बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर मतलब मुकेश अंबानी जी लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा से इंडिया से बाहर है तो उनकी जगह पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो जो उनकी एब्सेंस में उनको यहां इंडिया में रिप्रेजेंट कर देगा। डायरेक्टर तो यही रहेंगे, नाम इन्हीं का रहेगा, बस वो इनका ऑल्टरनेट रहेगा कि क्योंकि अभी ये इंडिया में है नहीं ओरिजिनल डायरेक्टर, तो इनके ब्याह पे कोई दूसरा बंदा जब भी जरूरत होगी इंडिया में अवेलेबल रहेगा। तो रिलायंस कंपनी ने सोचा कि जेठालाल जी को हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं मुकेश अंबानी जी का, लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने? क्योंकि पता चला जेठालाल जी ऑलरेडी कहीं कहीं किसी के ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनिए। एक इंसान एक वक्त पर मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें से ऑल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ एक में हो सकता है। बाकी की जो 19 उसकी डायरेक्टरशिप होंगी वो अदर देन ऑल्टरनेट होंगी। वो कुछ भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट हो सकता है, मैनेजिंग हो सकता है, होल टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक बंदा एक वक्त पर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक ही रख सकता है, कितनी भी। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। मैं बोल रहा हूं एक बंदा एक वक्त पर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी एक होल्ड कर सकता है। जितनी टोटल कंपनीज हैं उन सबको मिलाकर सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, बाकी की 19। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलायंस में सिर्फ एक का ऑल्टरनेट बन सकता है, किसी और में एक का ऑल्टरनेट नहीं, नहीं, वो ओवरऑल ओवरऑल टोटल
एक वक्त पर ओवरऑल वो एक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया कि रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी जी, और वो लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा, कम से कम 3 महीने से इंडिया से बाहर है। तो हमने कंपनी लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जेठालाल जी को अपॉइंट करने की सोचा, लेकिन हमें पता चला वो ऑलरेडी कहीं पर पता नहीं कहां किसी के ऑल्टरनेट डायरेक्टर बने हुए। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो एक टाइम पे एक ही होल्ड करी जा सकती है, बाकी वो 19 कंपनियों में किसी भी तरह की डायरेक्टरशिप होल्ड कर ले, ऑल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ ओनली वन एट अ टाइम। तो रिलायंस कंपनी सोची कि चलो जेठालाल जी को छोड़ते, पोपटलाल जी को अपॉइंट कर लेते हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि हमारी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनके बिहाफ पर। तो अब अपॉइंट किया जा रहा है पोपटलाल जी को एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मुकेश अंबानी जी, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस ने सोचा कि भाई पहले चेक तो कर लो कि पोपटलाल जी खुद वो क्वालिफिकेशन पजेस करते हैं कि नहीं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। आज पोपटलाल जी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाया जा रहा है, किसका? मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी जी कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट बना रहे हो इनको, तो पहले देख तो लो ये खुद उतने क्वालिफाइड है कि नहीं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। पता चला ये उतने क्वालिफाइड नहीं, ये वो क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करते, तो ये भी रिजेक्ट हो गए। ये क्यों रिजेक्ट हुए? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कहीं पर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड की थी, जबकि एक बंदा एक वक्त पर एक ही जगह पे ऑल्टरनेट हो सकता है बस। ये क्यों रिजेक्ट हो गए? क्योंकि ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन रहे हैं इंडिपेंडेंट के बिहाफ। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ पे नहीं बन रहे होते, नॉर्मल डायरेक्टर के बिहाफ पे बन रहे होते, तो बन जाते, हम उस वक्त वो वाली क्वालिफिकेशन चेक करते। अभी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ पे डायरेक्टर बन रहे हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। हम चेक करेंगे ये इंडिपेंडेंट वाली क्वालिफिकेशन पजेस करते कि नहीं, ये नहीं करते, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया। तो लास्ट में फिर भिड़े जी निकले, बोले चलिए भिड़े जी को इनका ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते, और भिड़े जी को इनका ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भिड़े जी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट तो हो गए, कब तक रहेंगे? देखिए मुकेश अंबानी जी का जो टोटल टेन्योर है वो है 15 सितंबर 2022 तक का, इस दिन ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन तो भिड़े कब तक रहेंगे? भिड़े साहब रहेंगे 15 सितंबर 2022 तक। आज मैं आपके बिहाफ पर काम कर रहा हूं, आपका मैं ऑल्टरनेट हूं, तो मेरा ऑफिस कब तक है? जब तक आपका है। मैं आपका ऑल्टरनेट हूं ना, मैं किसका ऑल्टरनेट हूं? मैं आपका ऑल्टरनेट हूं। तो जब तक आपकी नौकरी है तब तक मेरी नौकरी है, जिस दिन आपकी नौकरी खत्म मेरी खत्म, या जिस दिन आप वापस आ गए ऑफिस में उस दिन खत्म, मेरी फिर क्या जरूरत रहेगी? तो जो बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनता है वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है, या फिर वो ओरिजिनल डायरेक्टर अगर इंडिया में रिटर्न हो जाए उस दिन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाए। अब मुकेश अंबानी जी का टाइम खत्म होता 15 सितंबर, तो भिड़े जी को समझ में आया कि मैं 15 सितंबर तक हूं, फिर मेरा टाइम खत्म, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर खत्म। मैं किसके भी आपका ऑल्टरनेट रहूंगा? जब ओरिजिनल ही नहीं बचा तो मैं किसका ऑल्टरनेट? लेकिन मुकेश अंबानी जी 5 सितंबर को इंडिया वापस आ गए, तो इनका 5 सितंबर को खत्म हो गया, अदरवाइज 15 सितंबर को खत्म होता। लेकिन इनका 5 सितंबर को क्यों हो गया? क्योंकि वो पहले ही वापस आ गए। जब वो वापस ही आ गए इंडिया में, तो इनका क्या काम? जब ओरिजिनल वापस आ गया तो हमें ऑल्टरनेट का काम ही नहीं है कुछ। स्टूडेंट बोलता है सर आपने इस एग्जांपल से मुझे पूरी बातें समझा दी हैं, सब समझ आ गया है सर मेरे को, एक एक चीज। ये देखिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर तब अपॉइंट किया जाता है जब कम से कम 3 महीने के लिए ओरिजिनल बाहर है, और हम ये बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल का एक तरह से सब्स्टिट्यूट होता है। उनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर लो, बस एओए ऑथराइज करना चाहिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस कब वैकेट करना पड़ता है? जब या तो ओरिजिनल इंडिया में रिटर्न हो जाए, और अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो जब तक उसका एक्चुअल टाइम है, विच एवर इज अर्लियर। यहां तक बात समझ में आएगी? थर्ड पॉइंट में समझाऊंगा बच्चे, अभी आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, है ना। देन इसके बाद में नेक्स्ट
जो भी बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन रहा है वो ओरिजिनल वाले की क्वालिफिकेशन भी पजेस करता हो। एक विमेन डायरेक्टर भी ऑल्टरनेट बन सकती है अगर चाहे तो। क्लियर है ये चीज। और अगर कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट बन रहा है तो उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एक बच्चों क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दीजिएगा, यही पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। सपोज करो हमने भिड़े साहब को अपॉइंट कर लिया एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और सपोज करो कि अंबानी जी का जो टेन्योर है ना बच्चों, वो खत्म हो रहा है 15 सितंबर को, और अंबानी जी वापस नहीं आए इंडिया में, वापस नहीं आए, तो इनका टेन्योर खत्म हो गया और ये रिटायर हो गए। ये क्या हो गए? रिटायर बाय रोटेशन हो गए, रिटायर बाय रोटेशन हो गई। तो वैकेंसी हुई, लेकिन कंपनी ने इनकी वैकेंसी को फिल नहीं किया, ना तो इनको रीअपॉइंट किया, ना कोई नया बंदा अपॉइंट किया, ना रेजोल्यूशन पास किया। तो मीटिंग एडजर्न हो गई, जो हम पढ़कर आए हैं। एडजर्न मीटिंग में भी कंपनी ने कुछ नहीं किया, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला प्रोविजन अप्लाई हो गया कि जो बंदा रिटायर हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट मान लिया जाए। यहां तक समझ में आ रही है? मेरा क्वेश्चन इतना है कि रीअपॉइंट कौन माना जाएगा, अंबानी साहब या उनका ऑल्टरनेट? स्टूडेंट को पता है आंसर कि सर जो अगर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है ना, तो ओरिजिनल डायरेक्टर पर अप्लाई होगा, ऑल्टरनेट पर अप्लाई नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गई, ये थर्ड पॉइंट आपने जो यहाँ लिखा है ना, कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाता है और फिर उसे क्या नाम है रिटायर कर दिया जाता है, और बाय चांस ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, तो वो ओरिजिनल जो डायरेक्टर है मुकेश अंबानी जी, उनके ऊपर अप्लाई होगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे नहीं होगा। सर मुझे पूरी बात समझ में आ गई है ऑल्टरनेट की, बस आप ये बता दो क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है? आज तक आया है दिसंबर 2018 में? कमेंट करना है आपको कि मिस्टर पी जो कि क्वालिफाइड नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, उनको XYZ कंपनी ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना लिया किसी इंडिपेंडेंट के बिहाफ पर। हाँ तो सर ये गलत किया आपने, अभी अभी समझाया, ये पोपटलाल वाला केस है। यहाँ पर पोपटलाल को मिस्टर पी मान लो कि मिस्टर पी क्वालिफाइड ही नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, और उनको ऑल्टरनेट बना दिया गया अंबानी साहब का जो खुद इंडिपेंडेंट। गलत किया साहब, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑल्टरनेट उसी को बना सकते हो जो खुद इंडिपेंडेंट के लिए क्वालिफाइड हो। ये कमेंट करके आना है बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री फोकट में आ गए। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, 2 पढ़ा दिए आपने, लेकिन सर आपने बोला था कि एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर आप पढ़ा चुके हो, और डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी, इनको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं, एओए ऑथराइज करना चाहिए। सर एक बार कैजुअल वैकेंसी वाला समझा दो। अरे बड़ा ही इजी है यार, बड़ा ही इजी, बड़ा सिंपल है। अगर अगर कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर कुछ भी हो जाता है ना, कैजुअल वैकेंसी में कुछ भी है, डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाइड हो गया, मतलब डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो गया, हाँ तो उस ऑफिस को भर दो। कंपनी के जो बचे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भर देंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, पढ़ा है, बस ये ऑथोराइज करना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मेरी तो बात समझ में आ गई, एक एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो एग्जाम्पल और दे दो सर, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया काम हो जाएगा हमारे लिए। तो भैया यहाँ दे देता हूँ एग्जाम्पल आराम से। सपोज कीजिए कंपनी का नाम है एयरटेल, पहली बात। अब सपोज कीजिए कि सलमान खान जी इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अब सलमान खान जी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल हो गए, पहले तो नहीं थे इसलिए उनको डायरेक्टर मान लिया गया, अब डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल हो गए, तो ऑफिस क्या हुआ? वैकेट हो गया, कैजुअल वैकेंसी, अचानक से वैकेंसी हो गई, तो अब इस वैकेंसी को फिल करना है, कौन करेगा? जो एयरटेल कंपनी के रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो फिल कर लेंगे, जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं। कैसे? इन बोर्ड मीटिंग, बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन।
तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया शाहरुख खान साहब को। स्टूडेंट बोलता है मैं सर समझ गया, बस इतना बता दो शाहरुख खान जी कब तक रहेंगे। आपने एडिशनल डायरेक्टर के लिए बताया, एडिशनल डायरेक्टर कब तक रहता है, अपॉइंटमेंट के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेज है। ऑल्टरनेट का बताया कि जब तक ओरिजिनल का टाइम था तब तक, या वो इंडिया में वापस आ गया था। आप यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी में शाहरुख खान एसआरके को अपॉइंट किया, वो कब तक रहेगा, जब तक ओरिजिनल का टाइम। अगर ओरिजिनल की कैजुअल वैकेंसी ना होती तो वो जब तक रहता तब तक ये रहेगा। उसके बाद में कंपनी इनको दोबारा रीअपॉइंट करना चाहे कर सकती है, इनका काम बढ़िया लगे, वरना इनका ऑफिस खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में आ गया लेकिन एक डाउट है। बोला सर इस एग्जांपल को आगे बढ़ाओ और सोचो कि शाहरुख खान जो है उसकी भी कैजुअल वैकेंसी हो गई किसी भी वजह से, तो अब तो बच्चा जो बंदा ऑलरेडी कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंटेड है उसकी भी कैजुअल वैकेंसी हो जाती, उसे कैजुअल वैकेंसी मानी नहीं जाती और वो बोर्ड मीटिंग में फिल नहीं होती। फिर उसके लिए तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, मेंबर्स के सामने अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मेंबर्स बोलेंगे कि यार सलमान खान की कैजुअल वैकेंसी हो गई, समझ में आया, उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए शाहरुख खान अपॉइंट किया, उसकी भी कैजुअल वैकेंसी, ये क्या मतलब है, तुम कोई धांधलीबाजी कर रहे हो क्या। तो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया शाहरुख खान, वो भी अगर बाई चांस कैजुअल वैकेंसी में जा रहा है तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं मानी जाती, फिर वो बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं होता, बोर्ड मीटिंग में जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। स्टूडेंट बोलता है सर एक एक चीज समझ में आ गई आपने जो बोला, और यहाँ पर लिखी भी हुई है सर आपने, बस ये बता दो क्या कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या। सेम जो मैंने बोला वही आया है, 2019 में आया है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है। देखिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं मिस्टर बैट जो कि ऑलरेडी XYZ कंपनी के डायरेक्टर थे लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो उनकी कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए मिस्टर समर्थ को अपॉइंट किया गया। क्लियर है ये चीज, मिस्टर समर्थ को अपॉइंट किया गया। चलिए, लेकिन मिस्टर समर्थ जो है फिर वो एक्सपायर हो गए और उनकी कैजुअल वैकेंसी को फिल किया गया बोर्ड मीटिंग में, मिस्टर वॉल को अपॉइंट किया गया। हाँ ये गलत है सर, जो मिस्टर समर्थ है वो तो सही अपॉइंट हुए हैं, लेकिन जो मिस्टर वॉल है वो गलत अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि ये मिस्टर समर्थ की जब कैजुअल वैकेंसी हुई उसे कैजुअल वैकेंसी नहीं मानते और वो बोर्ड मीटिंग में फिल नहीं होती। मिस्टर वॉल को जनरल मीटिंग में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बोलता है सर मुझे आपके यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, कि जब कैजुअल वैकेंसी में आप अपॉइंट करोगे ना तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर लेना। हाँ उसको आप अप्रूव करवा लेना, जो भी जनरल मीटिंग आ रही है उसमें मेंबर्स से। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मैंने आपको क्या बताया कि एयरटेल कंपनी है, सलमान खान इसके डायरेक्टर थे, उनकी कैजुअल वैकेंसी हो गई तो हमने शाहरुख खान को अपॉइंट किया, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया। अभी तो हमने अपॉइंट कर लिया आराम से, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी थी, हमें कोई बंदा चाहिए तो खाली पोस्ट नहीं छोड़नी थी। लेकिन अब जो भी जनरल मीटिंग होगी ना इनके अपॉइंटमेंट के बाद, उसके अंदर मेंबर से हम बोल देंगे कि देखो सलमान खान की कैजुअल वैकेंसी हुई थी इसलिए शाहरुख खान को अपॉइंट कर लिया, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना, है तो बताओ हम कुछ करते हैं अरेंजमेंट। तो जो बंदा कैजुअल वैकेंसी में आपने अपॉइंट किया बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन में, उसका कंफर्म करवा लेते हो अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग का। अपॉइंट तो यही हो जाता है बोर्ड मीटिंग में, बस जो जनरल मीटिंग है उसमें मेंबर से बोल देते हो कि हमने इसको अपॉइंट किया। लेकिन उसके बाद शाहरुख की भी कैजुअल वैकेंसी हो गई तो जो बंदा अपॉइंट होगा वो डायरेक्टली जनरल मीटिंग में ही होगा। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड रिजोल्यूशन ओनली, और उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया कि रिटायरिंग के अलावा कोई और अपॉइंट होना चाहता है तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको हाथ की हाथ सॉल्व करवा दिए हैं। एक चीज बता दूं बच्चों, अगर आप ये क्लासेस पढ़ रहे हो ना तो आपका बाय डिफॉल्ट स्कैनर सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी है कि जब हम पढ़ाते हैं तो पूरा स्कैनर सॉल्व करवाया जाता है और टॉपिक वाइज सॉल्व करवाया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो बच्चे को टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, दूसरा उसे ये पता चल जाता है इस टॉपिक को मैं किस तरह पढ़ूं एग्जाम के लिए, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। क्लियर है।
तो बच्चों यहाँ तक आज की हमारी क्लास, फिर हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। इसमें स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, बाकी और भी चीजें पढ़ेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि अगर ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी है, तो जिन्होंने मेरे से क्लास परचेज की हुई है उनके पास तो मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच ही चुकी है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये क्लास है और आप नोट्स चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, उस पर हमारी क्लासेस आपको दी जाती हैं और उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं, प्लस नोट्स मिलते हैं, प्लस हर वीक में हमारा रेगुलर टेस्ट चलता है जिससे बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी रहे। और उस टेस्ट को चेक करके और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में ऐसा होता है बच्चे को आंसर आता है, तरीका नहीं आता लिखने का, वो सब समझाया जाता है। तो अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर मैसेज, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में क्लासेस मिलते हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों।